वेलकम बैक टू द एसीसी टेक शो। ये है हमारा 6 एपिसोड। मैं हूं जयदीप। और मैं हूं मुस्कान। आज हम सिर्फ हाइप की बात नहीं करेंगे, आज बात होगी उस एक्चुअल आर्किटेक्चर की जो एआई को एंटरप्राइज में एक्चुअली काम कराती है, और कुछ ऐसी न्यूज़ जो सच में आपको अनकंफर्टेबल फील करा देंगी। आज हमारे पास 6 स्टोरीज हैं, 2 बड़े विजन्स, 2 स्कैंडल्स एंड 2 पावर मूव्स। तो लेट्स मूव। मेरी पहली स्टोरी है सुमित्रा नायक की एआई विजन की। उन्होंने कहा है कि अब एआई का फ्यूचर इज ऑल अबाउट फेडरेटेड आर्किटेक्चर। इनका कहना है कि फ्यूचर में कोई एक मास्टर एआई नहीं होगा, मल्टीपल स्पेशलिस्ट एआई होंगे जो साथ मिलकर काम करेंगे। द थिंग इज, जैसे हमने मूवी देखी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन में कि अल्ट्रॉन बिकम्स अल्टीमेट बॉस, वैसा कुछ भी नहीं होगा। मल्टीपल एआई एक साथ काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित शर्मा हमारा बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग करता है, जडेजा फील्डिंग करते हैं। तीनों अपनी फील्ड में ब्रिलियंट हैं। जब तीनों साथ खेलते हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी एनालॉजी थी तुम्हारी। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि एक्चुअली फेडरेटेड आर्किटेक्चर होता क्या है। इस आर्किटेक्चर्स में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे होता है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स, हम्म, जैसे सैप और सेल्स फोर्स, जो अपने नेटिव आई को यूज करते हैं। इसके बाद होता है सोवर्जिन प्राइवेट एआई। इस एआई में कंपनीज अपने जो एआई है, इसको एआई मॉडल्स को अपने लोकल सर्वर्स पे चलाती है। फॉर एग्जांपल मिस्ट्रेल या फिर ओलामा जैसा। इससे होता क्या है कि अगर कोई कंपनी चैट जीपीटी को अपने क्रेडेंशियल्स नहीं देना चाहेगी तो वो अपने लोकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी को अपने लोकल मॉडल्स का अपना लोकल डेटा देना इज इक्वलेंट टू किसी भी मोहल्ले के अंकल को अपनी गॉसिप बताना। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मैंने किसी के कान में कुछ बात कही और उसने सबको बता दी। यस, वेरी एक्यूरेट। अब बीच में आता है डेटा लेक। ये सबसे बोरिंग लेयर है। यहाँ पे पर माइक्रोसॉफ्ट के स्नोफ्लिक जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। पर वो कहते हैं ना कि अगर डेटा आपका बेकार होगा, अगर डेटा ही आपका स्वैम्प होगा, तो जो आपका आउटपुट होगा वो भी बहुत बुरा होगा। तो द थिंग इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। द सिंपल कॉन्सेप्ट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब इसी तरीके से लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन। मतलब ये डिसाइड करती है कि बस के कंडक्टर का कि बस कहाँ कहाँ रोकेगी, मतलब किस टाइम पे कौन सा एआई यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑटोमेशन यूज कर रहे हो तो एनी टाइम कहाँ यूज होगा। आप इमेज एनालिसिस कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी के मॉडल्स को कहाँ यूज करोगे। आप कुछ जनरेट करा रहे हो तो आपका जो फ्लैश मॉडल है जेमिनी कहाँ यूज होगा, एंड एक्सेट्रा। और सुमित्रा नायक ने ब्लॉकचेन बेस्ड एपीआई इंटीग्रेशन की बात करी है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हर एपीआई को एक अपना ब्लॉकचेन और हैश वैल्यू असाइन होगी, जिसके कारण जो बोलते हैं ना कि एआई जब कोई काम करता है हमें पता नहीं चलता है। द थिंग इज, अब क्योंकि एआई कोई भी काम करेगा तो उन्हें एक हैश वैल्यू असाइन हो जाएगी, जिससे हमें बाद में ट्रैक करने में पता चलेगा कि एआई ने काम किया है। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरा फ्यूचर में एआई हमारे लिए सेफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर आप लोग मेरी मानो तो एआई एजेंट का यूज़ करना सीख लो, बिकॉज एआई हमारा फ्यूचर ही नहीं बल्कि प्रेजेंट भी है। और आपको मल्टीपल एआई का यूज़ करना आना चाहिए, वो भी एक साथ। जय, तुमने अभी वो रिसेंट में न्यूज़ सुनी, गूगल ने जो बिना परमिशन के 4 GB डेटा पीसीज में इंस्टॉल करा है। हाँ यार, मैंने सुनी तो थी, पर मैंने पढ़ने वाला था। मैंने वो टैब ओपन करा, पर तीर में फ़ोन आ गया कि यार भाई असाइनमेंट कर ले, कल सबमिट करना, तो फिर मैंने पढ़ा नहीं पूरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली जो ये मेरी स्टोरी है वो एक ट्रस्ट बेस्ड स्टोरी है। जो स्पेसिफिकली जो गूगल ने वो ट्रस्ट कैसे तोड़ा, जो प्राइवेसी रिसर्चर है अलेक्जेंडर हम्फ, उनने एक्सपोज किया कि जो गूगल क्रोम है वो साइलेंटली 4 GB का एआई मॉडल जेमिनी नैनो पीसी में इंस्टॉल कर रहा है बिना हमारे कंसेंट के। यार अगर 4 GB, यार 4 GB तो बहुत अमाउंट होता है। उतने में तो पूरी धुरंधर 2 की मूवी डाउनलोड हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। और है ना, मेरे लैपटॉप में तो पहले से ही वीएस कोड और 50 ओपन क्रोम टैब्स ने आतंक मचा रखा है, और अब ऊपर से ये भी। और कुछ यूजर्स ने ये भी नोटिस किया है कि जो विट्स बेन नाम की फाइल है उनके सिस्टम में अपीयर हो रही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वेट्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको न्यूरल नेटवर्क के कंसेप्ट से समझाऊं, तो वेट्स जो इनपुट लेयर्स होती हैं एंड हिडन लेयर्स होती हैं, उनके बीच का जो कनेक्शंस होता है वही हमारे वेट्स होते हैं। वेट्स आप लोग यही समझ लो कि जो वेट्स एआई ट्रेनिंग के दौरान जो नंबर सीखता है वही वेट्स होते हैं, और वही वेट्स क्रोम बिना परमिशन के आपकी डिस्क पर डाल रहा है। सो यार द थिंग इज, अगर ये हमारे बिना कंसेंट के हो रहा है तो इन पे अभी कोई भी लीगल नोटिस इशू नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आए। लाइक इन्वायरमेंटल कॉस्ट अप टू 60,000 टन्स ऑफ CO2, लाइक एआई को ग्लोबली पुश करने के लिए। और सबसे बड़ी आयरनी कि जो एआई का नया मोड है ना एड्रेस बार में, वो एक्चुअली क्लाउड बेस्ड है। और अभी तक यूजर्स को लगता था कि एआई ऑन डिवाइस चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो अभी भी क्वेरीज है वो गूगल के सर्वर्स पे ही जा रही है, और जो 4 GB की फाइल है वो हमारे लैपटॉप पे फ्री का रेंट खा रही है।
लाइक ये एक टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्टिव डिजाइन पैटर्न है। मतलब वो उसी दोस्त की तरह हो गया जो बोलता है भाई तेरे यहाँ 2 दिन रखूंगा, फिर इसके बाद का परमानेंट रूममेट बन के रह जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात, मतलब मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें काफी अच्छे से ये चीज समझ आ चुकी है, और शायद आप लोगों को भी। चलो अब कुछ प्रोडक्टिव की तरफ चलते हैं। मेरी दूसरी स्टोरी है AWS MCP की, यानी मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। AI एजेंट्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत है वो कि सारे एक सैंडबॉक्स में चलते हैं। सैंडबॉक्स मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ जो AI है वो लाइव API कॉल्स, AWS की लाइव सर्विसेज, लाइव डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर AI कई बार अपनी तरफ से कोड पुश कर दे, हो सकता है वो हमारा कुछ डेटा लीक कर दे। टू प्रिवेंट दिस हम इसका यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के AI उस जीनियस की तरह हो गया जिसको सब आता है, पर वो तब भी वो एक एरिया में बंद है। हाँ, मैं ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ गई कि सैंडबॉक्स एंड कंटेक्स्ट विंडो होती क्या है। बट अब तुम मुझे कुछ एमसीपी के बारे में बताओ कि एमसीपी क्या है। सी MCP उस रूम की खुली खिड़की की तरह हो गई। उस खिड़की के थ्रू हाँ उस खिड़की के थ्रू द थिंग इज उस खिड़की के थ्रू जो AI है हमारा मॉडल, वो काफ़ी सारे लाइव सर्विसेज जैसे API कॉल्स करेगा, एग्जिस्टिंग IAM क्रेडेंशियल्स को लेगा। इसके बाद अगर कोई इसको लाइव डाटा फेच करना है APIs के थ्रू, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट का डेटा लेना है तो वहाँ से ले सकता है। एंड सेम ऑफ द थिंग इज एक चीज़ होती है रन स्क्रिप्ट। रन स्क्रिप्ट एक पाइथन की स्क्रिप्ट जो रन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेफ एनवायरनमेंट जो सैंडबॉक्स पे रन होगी, उसके बाद इसका आउटपुट चेक करा जाएगा और उसके बाद वो मूव होके वो फाइनली प्रोडक्शन लेवल पे जाएगी, जिससे हमारा सेफ रहेगा। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो एजेंट्स हैं अब वो खुद AWS चलाएंगे। और मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर हमने एक गलत प्रॉम्प्ट दिया तो 10 लाख का बिल। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 50,000 सर्वर्स खरीद लिए। हाँ, ऐसा हो सकता था अगर एक सेफ्टी सैंडबॉक्स नहीं होता, पर इसलिए सैंडबॉक्स है और अनस्क्रिप्ट है, ये इसको प्रिवेंट करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज MCP ने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करा है इसके लिए। आप जितना यूज़ करोगे, यूसेज होगा, आपको उतनी कॉस्ट पे करनी होगी। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि द बॉटलनेक वाज नेवर द कोड। तूने पढ़ी हाँ थी पूरी? हाँ, मैंने पूरी पढ़ी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। सो एआई एजेंट्स जो कोडिंग कर रहे हैं वो 10x फास्ट कर देंगे, और शायद ये हो भी सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का एक अजीब सा सवाल आ रहा है कि द बॉटलनेक वाज नेवर द कोड, यानी कि कोड तो एक रेसिड्यू है। रेसिड्यू यानी कि वो बचा कुचा काम जो मीटिंग्स जो हम लोग डिसाइड करते हैं 3-3 घंटे की मीटिंग्स के बाद कि करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। सो मतलब ये है कि AI ने कोड तो सस्ता कर दिया, पर जो थिंकिंग प्रोसेस, जो कंटेक्स्ट की प्रोसेस है, वो बहुत कठिन होंगे। हाँ, मतलब ये एग्जैक्टली इसे हम कहते हैं जेवन्स पैराडॉक्स। मतलब कोड सस्ता हुआ तो लोग उसे अननेसेसरी यूज़ करने लगे और सेव भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर जैसे तुम्हें याद होगा कि कोल सस्ता हुआ था तो विक्टोरियन इंग्लैंड ने ज़्यादा जलाया, वेस्ट किया। ऐसे ही अब कोड सस्ता हुआ है तो लोग एप्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें अननेसेसरी फीचर्स डाल रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो एज स्टीव जॉब्स सेज कि फोकस इज़ अबाउट सेइंग नो। एंड कंटेक्स्ट का जो इशू आता है, हाँ, कंटेक्स्ट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जो हम ह्यूमंस हैं वो हम ओस्मोसिस से सीखते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात करके, चीज़ें स्क्रॉल करके और चाय पे करी हुई चर्चा। लेकिन जो एआई है वो उसको हमको एक डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, उसे एक्सप्लिसिटी में समझाना पड़ता है कि एक्चुअली में करना क्या है। और प्रोग्रामर्स और डॉक्यूमेंटेशन का बिल्कुल वही रिलेशन है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सुबह के लेक्चर से होता है। यानी कि हमें पता है कि इम्पोर्टेंट है बट मन भी नहीं करता है। हाँ ये बात तो सही है, सुबह के लेक्चर्स अटेंड करने किसी का मन नहीं करता। और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस हमें बताए कि किस किस का सुबह के लेक्चर अटेंड करने का मन करता है। नाउ यार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो उसने कंटेक्स्ट की बात करी, मेरे को एक चीज़ याद आती है कि मेरा एक प्रोजेक्ट था टेरास्कोप नाम का, मैं एक हैकाथॉन में बनाया था। द थिंग इज, टेरास्कोप में हमने पूरा प्रोजेक्ट इसको एक एंटी ग्रेविटी के ऊपर बनाया था। द थिंग इज, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 3 फाइल्स थी। एक बेसिक फाइल जिसका नाम था gemini.md, देन एक थी मेरी प्रोजेक्ट फाइल जिसका नाम था टेरास्कोप MD, और एक थी हमारी कोलैबोरेशन MD। टेरास्कोप MD में हमारे जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में लिखा था। जेमिनी MD में लिखा था कि जो मैं एंटी ग्रेविटी में जो क्लाउड के मॉडल्स या फिर मैं जो गूगल के मॉडल्स यूज़ कर रहा हूँ उनको बिहेव कैसा करना है। और कोलैबोरेशन MD में लिखा था कि इन सारी फाइल्स को एक साथ यूज़ कैसे करना है। तो आई गेस यही तरीका कंटेक्स्ट से मतलब यही होता है कि हमें एक मॉडल को एफिशिएंट कोड लिखने के लिए क्या क्या बताना है। हाँ, और यही एआई का नया कंपैटिटिव मोड है। जो कंपनीज अपनी नॉलेज, डिसीजंस, प्रोसेसेस सेव करके चल रही हैं वही इस एरा में आगे होंगी। और आजकल कंपनीज को देखो, कोड तो कोई भी लिख देता है, लेकिन कंपनीज आजकल चाह रही है कि उन्हें सिस्टम थिंकर मिले जो उस एआई को बहुत अच्छे से वर्क करा सके और प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती जाए। तो आई गेस द थिंग इज, अब ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट टेक गाइस।
कि आपके पास सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम थिंकर्स होने चाहिए। यार इसी के साथ मैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ मूव करता हूँ। ये एक बहुत ही बिग पिक्चर ऑब्जर्वेशन है। एक टेक जर्नलिस्ट है ओम मलिक करके, उन्होंने कहा था कि एआई इज द न्यू नेटफ्लिक्स। अब सभी को लग रहा होगा, जैसे मैंने बोला एआई इज द न्यू नेटफ्लिक्स, तो मैं शायद सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे आप कोई भी कोड करो, आपकी क्लाउड की लिमिट आपको पता है, थोड़ी देर बाद अपन कुछ भी कोड लिखते हैं वो लिमिट खत्म हो जाती है। मैसेज करा, 5 मैसेज भेजे और क्लाउड का मैसेज आ गया कि प्लीज रीस्टार्ट आफ्टर 1 PM। तुम मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? द थिंग इज कि ये सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि जब नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ था 2008 में, तो उस टाइम पे एकदम से डाउनलोड रेट्स बढ़ गए थे। जो क्लाउड फ्लेयर में जो ट्रैफिक था वो डाउनलोड का हो गया था। नाउ द थिंग इज अब वो अपोजिट हो रहा है एआई के कारण, क्योंकि चैट जीपीटी, इतने सारे चैटबॉट्स आ चुके हैं, इतने सारे एआईज हैं, अब लोग अपलोड ज़्यादा कर रहे हैं और डाउनलोड कम कर रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि ओपन वर्ल्ड Q1 के डेटा के अकॉर्डिंग जो गूगल सिंक है वो सबसे बड़ा अपस्ट्रीम ट्रैफिक सोर्स बन गया है अपलोड। ऐसा है क्या? हाँ यार, ये बिल्कुल सही है कि Q1 में 26 में क्लाउड सिंक ने जो दी थी, बिल्कुल सही न्यूज़ है। तो थिंग इज आज के टाइम पे हो क्या रहा है, हमारे घर में डोरबेल्स हैं, उनसे एआई कनेक्टेड है। आप द थिंग इज एक डोरबेल दिन में 24 घंटे ऑपरेट होती है, उसका जो कैमरा है वो 24 घंटे एक्टिव है, या फिर जो सेंसर है 24 घंटे एक्टिव है। हमारे साथ क्या होता है, ठीक है, तो वो डेटा, कितना सारा डेटा होगा दिन में वो अपलोड करते जा रहे हैं। सेम अप्लाइज फॉर सीसीटीवी कैमराज। तो अब ये तो सही बात है कि आप जितना डेटा सर्वर को भेजोगे आपका अपलोड रेट बढ़ेगा, इसी कारण से आपका अपलोड बढ़ रहा है और डाउनलोड कम हो गया। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो जो हमारी डोरबेल्स है वो हमसे ज़्यादा इंटरनेट पे अच्छा वर्क करती हैं? यस एग्जैक्टली, वो इंटरनेट से हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। अब आती है मेरी तीसरी न्यूज़। मेरी तीसरी न्यूज़ तो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी बट फील करने में उतनी ही सैड। लिंक्डइन ने रफली अभी 1000 एम्प्लॉयज़ को हटा दिया है, मतलब लगभग उनके वर्कफोर्स का 5%। उनके जो नए सीईओ हैं डैन शैपिरो, उनका कहना है कि कम लोग सेम वर्क। यार पर लिंक्डइन तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में थी ना, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि वो 12% से ग्रो कर रही है, तो फिर क्यों निकाला लोगों को? हाँ बिल्कुल, वो अभी भी ग्रो कर रही है बट मेन प्रॉब्लम ले ऑफ नहीं था, ये उनकी एक प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर कॉल थी। और ये सिर्फ लिंक्डइन ही नहीं कर रही है, अभी तक इंडिया में प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर कॉल बहुत सारी कंपनीज दे चुकी हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। मतलब गूगल, ऑरेकल, सैप, सेलफोर्स सब ने अपने कट ऑफ्स दिए और हर दिन एवरेज 880 लोग अपनी नौकरी खोते हैं। 880 बर्ड यार, ये तो किसी स्मॉल टाउन की पॉपुलेशन जितनी लगती है। हाँ, और अब सबसे बड़ी आयरनी सुनो, जहाँ पर कुछ कंपनीज एआई की तरफ जा रही हैं, वहीं कुछ कंपनीज $70 to $5 billion स्ट्रक्चर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रही है। यानी कि एक हाथ से तो वो एआई की तरफ जा रही है और दूसरे ही हाथ से इंजीनियर्स को गुड बाय कह रही है। तो यार ये तो हमारे लिए भी गलत बात है, क्योंकि यार हम तो फ्रेशर्स हैं, अगर इतने एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को निकाला जा रहा है सो हमें तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और एक और न्यूज़, जैसे मैंने सुना है कि जो मेटा है ना, वो 20 मई से 8000 एम्प्लॉयज़ को हटाना चालू कर दिया उसने। हटाना चालू कर दिया और दूसरी तरफ उसने 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को एआई प्रोजेक्ट्स में भेज दिया है। सो इट प्रूव्स कि हमें जो हमारा टेक स्टैक है, जो हमारा लर्निंग स्टैक है, हमें से चेंज करना पड़ेगा। सो विद दिस जो हमारा ये वाला सेगमेंट है, द सेगमेंट ऑफ टेक रडार एंड्स। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज सक्सेस स्टोरीज। यार मुस्कान, तेरे से इसका ही सवाल करता हूँ कि चैट जीपीटी तो डेली यूज़ करती है ना? हाँ, चैट जीपीटी तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए, कुछ भी रिसर्च करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए और डेली न्यूज़ सुनने के लिए भी। लेकिन जो तुमने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि रेगुलरली यूज़ करती है, इसमें एक अजम्पशन छुपा है। ये मुझे सोचने में डाल रहा है कि हाँ, हम चैट जीपीटी ही डेली यूज़ करते हैं, हम ओन कुछ नहीं करते। यस, दिस इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। यही मेरा पॉइंट है कि हम ओन नहीं करते। कल को अगर यूएसए आके हमको बोले चैट जीपीटी बंद, तो फिर हमारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर में जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, वो सब रातों रात दिक्कत में आ जाएंगे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जब 2022 में रशिया में टैरिफ्स लगे थे, सैप, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सब ने अपनी सर्विसेज पुल कर ली थी और रात में ही रशिया बिना सॉफ्टवेयर के बैठ गई थी। जो चीज़ नहीं होनी थी वो भी लिटरली हो गई थी।
तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है इंडिया का खुद का स्टार्टअप, बिगेस्ट स्टार्टअप सर्वम एआई। ये स्टोरी सुनने में जितनी सिंपल लगती है ना, आगे जाके उतनी ही माइंड ब्लोइंग हो जाती है। नाउ द थिंग इज, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 में, जब एआई फॉर भारत करके एक मूवमेंट चालू होता है आईआईटी मद्रास के कैंपस में। इस मूवमेंट में थिंग इज, ये क्वेश्चन उठा कि यार इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 बिलियन पीपल की है, जो जितने भी हम एआई यूज कर रहे हैं वो सारे एआई इंग्लिश पे ट्रेंड है, हम्म तो इंडिया के लिए खुद का एआई क्यों नहीं है? दो लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ही ऑब्सेसिवली सॉल्व करना चाहते थे। उनको एक का नाम था विवेक राघवन, जो आधार के वॉलंटियर आर्किटेक्ट थे 12 साल से, और एक का नाम था डॉक्टर प्रत्युष कुमार, जो आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर थे। एक के पास थी एआई के लिए टेक्नोलॉजिकल डेप्थ, एक के पास थी एक प्रोडक्ट को इंडिया जैसी पॉपुलेशन में लो मेंटेनेंस लो कॉस्ट से मास पे ले जाना। सो जो ये विवेक का आधार कनेक्शन है वो बहुत अंडररेटेड पॉइंट है। जो आधार है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइडेंटिटी बायोमेट्रिक है। 1.38 बिलियन इनरोल्स, बहुत सोचो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड पुअर कनेक्टिविटी। जो 12 साल पे इस चीज़ से वर्क कर रहा है उसे तो पता ही होगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। विवेक ने एक लाइन भी कही थी कि टेक्नोलॉजी तब तक काम की नहीं है जब तक वो करोड़ों इंडियंस के एक साथ काम ना आ सके। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी। यार देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी, जेमिनी, वो सब जो ट्रेन हुए हैं वो 90% इंग्लिश डेटा पे हुए हैं, जो उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश मूवीज और इवन इंग्लिश आर्टिकल्स से उठाया है। दिस इज द थिंग, ये सर्वम द थिंग इज, सर्वम का जो डेटाबेस है वो सारा इंडियन लैंग्वेजेस पे है। हाँ, सही बात है। और जो हम इंग्लिश जब हम कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, अभी भी जब कन्वर्सेशन चल रही है हमारे बीच में, तो वो इंग्लिश में चल रही है। ना हम प्योरली हिंदी में बात कर रहे हैं और ना हम प्योरली इंग्लिश में। यस, यही इंडिया की रियलिटी है कि कोई भी प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी में बात नहीं करता। जैसे तूने बोला कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई तमिलनाडु में होगा तो वो तमिल और इंग्लिश मिक्स करके बोलेगा, कोई केरला में होगा तो मलयालम और इंग्लिश मिक्स करके बोलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो द थिंग इज, इसी कारण से कोई भी एक नॉर्मल जो फॉरेन एआई है वो इंडियन कंटेक्स्ट में अच्छे से काम नहीं करता। लाइक मैं ये चीज़ एक एग्जांपल भी देना चाहती हूँ इसके पीछे। लाइक एक बार मेरी जो फ्रेंड की नानी थी, उनको एक गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना था। तो जो फॉर्म था वो आधा तमिल में था, आधा इंग्लिश में था, एंड उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी थे। तो ऐसा कोई भी एआई टूल नहीं था कि वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके, लेकिन सर्वम ने ये गैप को फुलफिल किया है। यस, तो सर्वर स्पेसिफिकली इंडियन डेटा पे ट्रेन हुआ है। रियल गवर्नमेंट फॉर्म्स, 22 इंडियन लैंग्वेजेस के टेक्स्ट बुक्स, 1800 तक के न्यूज़पेपर्स, और जो रीजनल प्रेस से जो इशू होते हैं, द थिंग इज, और ऑल्सो जो बैंक के जो पुराने फॉर्म्स हैं उन पे भी ट्रेन किया गया है। तो वो एक एक्सीलेंट ओसीआर स्कैनर है। एंड द थिंग इज, अभी एज ऑफ नाउ ओसीआर बेंचमार्क भी हुआ था परफॉर्म। तो ओसीआर बेंचमार्क में सर्वम ने हाई स्कोर किया था इंडियन कंटेक्स्ट में। उसका स्कोर था अराउंड 85%, और जेमिनी का था 80%, और चैट जीपीटी ने बहुत ही पुअरली 70% का अराउंड स्कोर किया था। सो मैं आपको एक टर्म समझाना चाहती हूँ, टोकनाइज़र। तो टोकनाइज़र लाइक अगर आप एआई को एक टेक्स्ट देते हैं तो वो टोकन्स में उसको तोड़ लेता है। लाइक अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जिससे कंप्यूट करना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्णमालाएँ भी होती हैं, मात्राएँ भी होती हैं, जिससे कंप्यूट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। यस, तो ये जो पॉइंट है ना टोकनाइजर्स का, लोगों को लग सकता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट है, पर नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी इकोनॉमिकल इसका पर्सपेक्टिव भी है। यार अगर एक चीज़ 10 टोकन्स में हो रही है और एक उसी चीज़ को सर्वर में 5 टोकन्स में कर रहा है या 3 टोकन में कर रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, हमारी कंप्यूटेशनल पावर कितनी सारी बचेगी। सो अब हम नंबर्स पे आते हैं। तो नंबर्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि सर्वम जो एआई मॉडल है वो 3 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन है, और वहीं जेमिनी की बात करो तो वो 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन है। यानी कि सर्वम जेमिनी का 670 टाइम्स बड़ा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पैरामीटर्स तो ज़्यादा अच्छी थिंकिंग, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से कोई भी हार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, वो क्विक रिप्लाई देगा। तो ऐसे ही सर्वम है, जो सर्वम है उसे बनाया ही इंडियन पीपल्स के लिए गया है। वो स्पेशलाइजेशन ही उसका इंडियंस के लिए है।
मतलब जो सर्वम है वो बेस हर लैंग्वेज, हिंदी की हर लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों से बात कर सकता है। और यार द थिंग इज, अब सर्वम के पास एक इनका खुद का टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है जिसका नाम है बुलबुल V3। एज ऑफ नाउ रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसपे 20,000 वोट्स के साथ ये परफॉर्म हुआ था कि ब्लाइंड वोट्स हुए थे, तो किसी को पता नहीं था कौन सा मॉडल आपसे बात कर रहा है। तो तूने नोटिस किया होगा आजकल कि जब हम कभी भी अमेजोन को फ़ोन लगाते हैं या किसी भी कंपनी को फ़ोन लगाते हैं तो सबसे पहले आजकल AI पिकअप करता है, इसके बाद वो एक ह्यूमन को ट्रांसफर होती है। हाँ, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। जब भी हम कोई कस्टमर कॉल करते हैं तो सबसे पहले एआई फ़ोन रिसीव करता है, देन हम ह्यूमन से कांटेक्ट कर पाते हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज बुलबुल V3 20,000 वोट से जीत गया। तो इट शोज कि सर्वम ने कितने अच्छे से इसको ट्रेन करा है रीजनल डायलेक्ट्स पे, क्योंकि अपने यहाँ तो डायलेक्ट्स का भी इशू है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंबल में अलग बोलते हैं, देन आप बुंदेलखंड जाओगे तो आप अलग लैंग्वेज यूज़ करोगे, बघेलखंड जाओगे तो फिर आपका डायलेक्ट चेंज हो जाएगा, आप यूपी जाओगे तो फिर डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। तो एक और एंड द मेजर थिंग इज इनने रीजनल एक्सेंट के साथ तो अच्छा परफॉर्म करा ही करा है। एंड सेकंड थिंग, इनका एक साइरस मॉडल है जो उनकी स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है, उसने 22 इंडियन लैंग्वेजेस को समझता है और रीजनल एक्सेंट के साथ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब मैं टाइप करते करते थक जाती हूँ ना, तो मैं उसको वॉइस रिकॉर्ड देती हूँ, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को गलत टाइप कर लेता है रिकॉर्डिंग में सुन के, तो मुझे दोबारा से टाइप ही करना पड़ता है और ये मेरे लिए डबल मेहनत पड़ जाती है। इसी को सॉल्व करता है जो मैंने तेरे को बताया, सारस AI। सारस बेसिकली एज आई सेड स्पीच टू टेक्स्ट है, और वो स्पेसिफिकली जब इंडियन वॉइसेस पे, इंडियन वॉइस टेक्सचर्स पे, एक्सेंट्स पे, डायलेक्ट पे ट्रेंड है तो वो उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेता। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, इतना अच्छा है सर्वम तो हम लोग रोज क्यों नहीं यूज करते? एंड द थिंग इज, तूने कभी नोकिया कंपनी का नाम सुना है? नोकिया वही ना जो फोन्स बनाती थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है शायद। यस एग्जैक्टली, नोकिया वही कंपनी है जिसका हम फोन यूज करते थे। वो कंपनी बंद नहीं हुआ है, उसका बस कस्टमर सेगमेंट चेंज हो गया है। पहले वो एक D2C कंपनी थी जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करती थी, नाउ इट इज मोर ऑफ एन B2B, मतलब ये फ्रॉम कंपनी टू क्लाइंट डील करती है। लाइक सेम स्टोरी सर्वम की भी है। लाइक एक्सिस बैंक, यूबर, खाता बुक, सब ये सारे बैकएंड यूज़ करती हैं। जैसे हमें जो यूबर कंपनी है, अर्बन कंपनी है, उससे हमें प्लम्बर बुक करना है, तो लाइक हम वो जो कंफर्मेशन होगी वो हिंदी में होगी उस टाइम पे, और जैसे ही हमने LIC में हमें किसी एजेंट से बात करना है तो वो हमसे रूरल लैंग्वेज में बात करेगा। ऐसे यही यहाँ ही हमारा सर्वम हो सकता है। सर्वम हमारा इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यस, जैसे मैंने कहा कि नोकिया हमारा इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के टाइम पे। 5G नेटवर्क्स, 6G नेटवर्क के सबसे ज़्यादा पेटेंट्स इस समय नोकिया के पास है। जो आप जितना भी 5G नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो ना, उसके पीछे सिर्फ नोकिया की टेक्नोलॉजी है। द सेम अप्लाइज फॉर सर्वम। सर्वम एक B2B कंपनी है। सो अब आते हैं रियल वर्ल्ड केसेस पे जो मुझे सच में मूव कराते हैं। तमिलनाडु में 79 लाख फार्मर्स के लिए एक AI बनाया गया है, वो सर्वम में आप कभी भी उसे कॉल कर सकते हैं, बस आपको एक फ़ोन लगाना है। सर्वम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फार्मर्स बिकॉज आप उसे कुछ भी, आप अपनी फार्मिंग से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपको सच में बहुत अच्छी से गाइडेंस करेगा। और आप जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, लेकिन आपको एक और अच्छी चीज़ है इसकी कि आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है तो एक फ़ोन कॉल की, जो आपको करना पड़ेगा। और यही सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि जो इंडिया में सुसाइड केस है ना फार्मर के, वो बहुत ज़्यादा ही है। तो इस चीज़ को भी हमारा सर्वम कॉल करता है। बिकॉज सुसाइड क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है जब उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, तो कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन सर्वम से आप अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ बताएगा और वो आपकी शायद लाइफ भी बचा सकता है। एंड द बेस्ट थिंग इज इसका प्राइसिंग भी बहुत सस्ती है। ये ना सिर्फ ₹1 कॉस्ट करता है पर मिनट, वेयर एज अदर AIs जो बाहर के हैं वो मिनिमम 3 to 5 टाइम्स कॉस्ट करते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और ये आपको लगता होगा कि 1 और 5 रुपए का जो अंतर है वो कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे हम लोग 5 रुपए के लिए बार्गेन करते हैं एक वेंडर से भी। थिंग इज अगर एक कंपनी को एक चीज़ के लिए 5 रुपए कम देने पड़े पर यूनिट, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। क्योंकि यार अभी भी ना जो इंडिया में जो एक एप्लीकेशन है वो
किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह नहीं होगा, वो अभी भी मोस्टली रूरल केसेस में होगा, जैसे उसने बताया कि तमिलनाडु फार्मर्स के लिए हुआ। हाँ, तो जो सर्वम है वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसके बहुत सारे गवर्नमेंट कनेक्शंस भी हैं। हम्म। लाइक अभी रिसेंटली में 2025 में जो गवर्नमेंट थी उसने उसको 4000 जीपीयूज दिए थे 6 मंथ्स के लिए, और वो एक इक्विटी ली है उसने। लाइक इक्विटी यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर, हम्म। जो कि लाइक उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जा रहा है गवर्नमेंट के साथ, सर्वम का। एंड ऑल्सो इन जनवरी 2026 सर्वम ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ डिजिटल सॉम एक अनाउंस किया था। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपीस को मिले थे एक 20 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाने के लिए। और ये स्केल देखो, इसका मतलब है तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर वेरी सीरियस। और इस रेस में ना इंडिया अकेला नहीं है। फ्रांस के पास खुद का मिस्टाइल है, चाइना के पास डीप सीक है, यूएई के पास फैल्कन है, और साउथ कोरिया के पास हाइपरक्लोवा है। हर मेजर कंट्री के पास खुद का एक सोवर्जन एआई है। एंड सोवर्जन एआई का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ मॉडल में बात कर सके आपकी लैंग्वेज में। सोवर्जन एआई इसलिए भी नेसेसरी है क्योंकि आपकी जो कंट्री का जो डेटा है वो आपके पास रहेगा, तो इससे जो हमारी कंट्री की प्राइवेसी है वो ही मैटर करे बचेगी। फॉर एग्जाम्पल कभी वॉर्स होती हैं, अगर हम बाहर की एआई यूज कर रहे हैं, बाहर के कोई डेटा सेंटर में जा रहे हैं, तो बाई चांस ये हो सकता है वो किसी अपने जो एनिमीज है उनको मिल जाए। पर अगर हमारा डेटा सेंटर हमारे पास ही रहेगा तो ये सिर्फ हमारे पास ही रहेगा, तो कितना अच्छा है। अभी रिसेंटली में एक मीटिंग भी हुई थी पीएम मोदी के साथ। हम्म। तो मतलब सोचो कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है, बिकॉज एक मीटिंग होना पीएम मोदी के साथ इज़ वेरी बिग थिंग। हाँ यार, ये वो जर्नी तो मेन स्ट्रीम हो गई है। दिस शोज की सर्वम इज अ वेरी सीरियस कंपनी। अब उस पार्ट पे आते हैं जिसके लिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ये स्टोरी स्पेस तक जाती है। थिंग इज, सर्वम ने अभी पिक्सल के साथ कोलैब किया है। पिक्सल इज इंडिया लार्जेस्ट स्पेस स्टार्टअप। वो लोग मिलके एक एआई डेटा सेंटर बनाएंगे स्पेस में। एंड इट्स ट्रू कि वो एआई में एक डेटा स्पेस में एक एआई का डेटा सेंटर बनाएंगे। द थिंग इज, अभी तक कन्वेंशनल होता क्या था, एआई कैसे यूज होता था स्पेस में? एक सैटेलाइट है, वो अर्थ से इनपुट लेता था, ठीक है, इसके बाद उस इनपुट को अर्थ पे भेजता था, वो प्रोसेस होता था, फिर आउटपुट मिलता था। तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो थी। नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई डेटा सेंटर इन स्पेस होगा क्या, वो सैटेलाइट डायरेक्ट इनपुट लेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप का इनपुट हो गया, वो क्रॉप का इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और नीचे आउटपुट भेजेगा। तो क्रॉप की जो कंडीशन है, कोई डिसीज हो, डायरेक्ट बता दिएगा। तो इट इज़ अ वेरी बिग स्टेप, और इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ही कम कंट्रीज अभी काम कर रही हैं। सो अब आते हैं चैलेंजेस पे। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम स्टूडेंट्स हैं और हम सिर्फ एक स्टार्टअप की सिर्फ इसकी बात नहीं कर सकते कि सब अच्छा ही है। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज एज वी नो इज इंडिया का जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पीछे है। जो सर्वम है ना, वो अभी भी NVIDIA की जीपीयूज पे डिपेंडेंट है। NVIDIA की जीपीयूज पे डिपेंडेंट है। एंड थिंग इज, कल को अगर NVIDIA बोलते हैं कि हम जीपीयू नहीं देंगे, तो सर्वम का जो मॉडल है, LLM है, वो कभी ट्रेन नहीं कर पाएंगे उनके इतने यूज डेटा सेट पे। हाँ, और जो हमारा सेकंड चैलेंज है वो है रीजनल लैंग्वेजेस के डेटा में भी काफ़ी गैप है। यानी कि अगर मैं समझाऊँ तो जो हिंदी और तमिल पे तो सर्वम एआई बहुत अच्छे से ट्रेंड है, बट अगर कोई भी ऐसे लोकल लैंग्वेजेस आ जाएगी ना, कि रीजनल लोकल लैंग्वेजेस पे, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो एक और चैलेंज है टैलेंट रिटेंशन। सो मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको गूगल चूज़ करना है या सर्वम, तो आप लोग भी गूगल ही चूज़ करेंगे, बिकॉज गूगल एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है। वहाँ पे आपको हाई पेड भी मिलेगा, हाई पेमेंट भी, और प्रमोशंस के साथ। तो आप सभी भी गूगल की तरफ ही जाएंगे। तो यही है कि टैलेंट रिटेंशन, यानी कि जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं आप भी उसी साइड जाते हैं। पर इस स्टोरी की तरफ एक और स्टोरी है हरवीर सिंह चड्ढा की। वो एक माइक्रोसॉफ्ट में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। उन्होंने वो अपनी स्टोरी बताते हैं, इनकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी। वो थिंग इज, जब वो छोड़ के सर्वम में आए थे ना, तो उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत क्वेश्चन करा था। इसके बाद जैसी सर्वम की मीटिंग पीएम मोदी जी के साथ हुई इन फाउंडर्स की, तो उनके पेरेंट्स ने उनको प्रेज किया कि तुमने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। तो दिस शोज कि जो इंडिया का कुछ यूथ है मोटिवेटेड है उसकी तरफ।
सो दिस इज अवर न्यू सेक्शन। जो अब हम आज की हमारी पहली टिप है, स्टॉप लर्निंग फ्रॉम ट्यूटोरियल्स, स्टार्ट शिपिंग। थिंक इज ना, आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो 40 घंटे निकाल देते हैं एक वीडियो देखने में कि नेटफ्लिक्स को क्लोन कैसे करें। यस, आप नेटफ्लिक्स को यूआई क्लोन कर लेते हो, यूएक्स क्लोन कर लेते हो, बट द थिंग इज जो उसका मेन पार्ट है, इसकी एल्गोरिथम्स, उसकी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स, आप उसे क्लोन नहीं करते। और फॉर सपोज आपने क्लोन भी कर दिया तो 6 महीने तक आप इस प्रोजेक्ट को आप शिप ही नहीं करोगे, आप इसे CI/CD पाइपलाइन में डालोगे नहीं। दिस प्रूव्स कि अगर आपका प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉय नहीं हो रहा है ना, तो वो किसी यूज का नहीं है। So our second tip is vibe coding is real but most people use it wrongly. यानी कि AI यूज़फुल तो है बट आप उस पर इतना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि उसने जो कोड दिया है आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रॉम्प्ट डालते हैं, 300 लाइन का कोड आता है और उसे डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं, ना कुछ समझे ना कुछ पढ़े कि एक्चुअली हो क्या रहा है उस कोड में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको इसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट भी सीखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट लिखते कैसे, अच्छे से कॉन्टेक्स्ट लिखना भी आपको आना चाहिए जिससे वो सही प्रॉम्प्ट दे सके। And the third tip is GitHub repos every developer should know right now. For database, it is Supabase, जो open source है Firebase का, then Supabase and then there is AppWrite, जो backend ऐसे service आप use कर सकते हो for authentication वगैरह. Then we have Vercel for cheap deployment and Flowwise AI अगर आपको RAG models use करने हैं, LangChain अगर आप एक serious AI developer हैं, and the last thing is Coolify अगर इसको आप self host करना चाहते हो। So move on to the next step. The most underrated skill in tech distribution, in tech is distribution. So आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि कोई देख ही नहीं पा रहा है क्योंकि आपने उसे कहीं ऑनलाइन पोस्ट ही नहीं करा है। आप अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिटी ही नहीं दिला पा रहे हो। लाइक ना आपने उसे गिटअप पे डाला है, ना आपने उसे लिंक्डइन पे डाला है। तो आपके प्रोजेक्ट में मतलब कोई उसे देख ही नहीं पा रहा है, तो वो एक यूजलेस ही माना जाता है। Our fifth step is stop students wasting time learning 12 languages. आप 12 लैंग्वेजेस सीखते रह जाओगे, आप C++ सीखोगे, आप जावा सीखोगे, आप पाइथन सीखोगे, आप रस्ट सीखोगे, पर आपकी किसी भी लैंग्वेज से कमांड नहीं है। द बेटर थिंग इज आप सबसे पहले C++ सीखो, उसमें आप अपना लॉजिक बिल्ड करो, वो आपको मेमोरी और परफॉर्मेंस सिखा देगा। उसके बाद आप इसको अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट सीखो, जिसमें आप एक्चुअल प्रोडक्ट्स बना पाओ। देन SQL फॉर डेटा। SQL इज द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट। मोस्ट स्टूडेंट्स SQL को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, बट SQL ही थिंग है जिससे हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। एंड देन इफ यू आर ए सीरियस डेवलपर, आपको डेफिनेटली डेवऑप्स सीखना चाहिए कि आपको AWS सर्विसेज को, MCP के आपको कैसे डिप्लॉय करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट हैकाथॉन प्रोड्यूसेस दैट प्रोजेक्ट्स। यानी कि आपके बहुत सारे हैकाथॉन्स में प्रोजेक्ट्स डेड माने जाते हैं। डेड वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। लाइक डिप्लॉयमेंट ही नहीं होता है उसमें, कोई भी बिजनेस मॉडल ही नहीं होता है, फेक इनोवेशंस होती हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वही प्रोजेक्ट जीतता है जो सिंपल हो, उसका डेमो रेडी हो, वर्क्स उसमें दिख रहा हो कि आपने कुछ वर्क किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स को अच्छा बनाइए, उस पे काम करिए। ये नहीं है कि GPT ने जो दिया आप उसे करते जा रहे हैं, बिकॉज डिप्लॉयमेंट मैटर करती है। एंड तक बस आप यही कहते रह जाते हो कि हम नेटवर्क इशू है, हम डिप्लॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन हैकाथॉन एंड हो जाती है और आपका प्रोजेक्ट डेड साबित हो जाता है। एंड द बेस्ट टिप फॉर द एपिसोड इज कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि द टेक स्टैक विच आई यूज फॉर माई मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट्स, द थिंग इज फॉर फ्रंट एंड आई गो विथ Next.js एंड Tailwind CSS। ये फास्ट टू बिल्ड है, बहुत बिल्कुल रियल लगता है, उसका जो इकोसिस्टम है बहुत ही मैसिव है। फॉर बैकएंड आई यूज Node.js विद एक्सप्रेस, सेम लैंग्वेज एज फ्रंट एंड। फ्यूअर कंटेक्स्ट स्विचेस होते हैं तो ईजी फास्टर इटरेशन है। देन डेटाबेस के लिए Postgres SQL यूज़ करता हूँ, बहुत रिलायबल है, एसिड कंप्लाइंट है। फिर अगर मुझे AI की लेयर चाहिए होती है तो फिर OpenAI का यूज़ करता हूँ। एंड इफ़ आई हैड ए पावरफुल लैपटॉप, बहुत अच्छा लैपटॉप होता तो मैं डेफिनेटली ओलामा का मॉडल को यूज़ करता अपने लैपटॉप पे। एंड देन आई यूज़ डॉकर इफ़ अगर मुझे सेल्फ होस्ट वगैरह को करना है, एंड वर्सल फॉर चीप डिप्लॉयमेंट। सो दिस इज योर होल फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। सो विद दिस सेगमेंट्स कम्स टू एन एंड। सो ऑल राइट, अब हमारी ये पॉडकास्ट एंड होती है आज की यहीं पे। एंड ये सिर्फ पॉडकास्ट का एंड नहीं था हमारी आज, ये हमारे इस सीज़न का भी एंड था। लाइक हमने ये चीज़ बहुत छोटे से आइडिया से स्टार्ट करी थी, लेकिन हमने इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिला।
जैसे हमें आपस में बहुत कुछ नया सीखने को मिला हमारे गेस्ट से और आप सभी से जिनने हमारी बातें सुनी और हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। हाँ, हाँ यार, हमने अपनी गलतियों से भी कई कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी। द थिंग इज़ कि हमने बैकग्राउंड को कई बार चेंज करा, हमने अपने स्पीकिंग पैटर्न्स को सीखा, हमने अपनी स्क्रिप्ट्स को बदला और कई टिप्स तो हमने गेस्ट में भी दी हैं। और यार इतनी सारी रिसर्च करते टाइम अभी हमें हम सबको सारे स्पीकर्स को एक चीज़ समझ में आई है कि ये एआई इज़ नॉट द फ्यूचर, एआई इज़ द प्रेज़ेंट। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है या फिर आपको अपनी फ्यूचर जॉब भी सिक्योर करनी है ना, तो आपको सिर्फ एआई का यूज़ करना नहीं, एआई के साथ अपने वर्क को इंटीग्रेट करना भी आना चाहिए, एआई का प्रॉपर यूज़ करना भी आना चाहिए। हाँ, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़ो, नोट्स बनाने के लिए मत पढ़ो, अपनी चीज़ों पे वर्क करो और क्यूरियस रहो हर चीज़ के लिए कि हमें बनाना कैसे है, कैसे क्या करना है, क्योंकि यही आगे काम आएगा, नहीं तो आपकी जॉब भी एआई खा जाएगा। और नेक्स्ट सीज़न हम लोग नए गेस्ट, नए स्पीकर्स, नए टॉपिक्स और एक बिल्कुल फ्रेश टाइप से स्टार्ट करेंगे। मैं हूँ जयदीप। और मैं हूँ मुस्कान एंड वी वी आर आर साइनिंग साइनिंग ऑफ, ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट सीजन। सीजन। अगर आप हमें स्पॉटिफाई पे लिसन कर रहे हैं तो प्लीज़ डू गिव अ फॉलो। एंड अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय गाइस।